So here welcome again my friends for Kepler's law of gravitation in part 9. First law of orbits. ये हमें सबको पता भी होता है, ठीक है ना, कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट. ये पहला लॉ है, केपलर के द्वारा दिया हुआ. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एरिया. इस पे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन थर्ड लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच विल बी टॉक अबाउट आफ्टर सम टाइम. लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया में एक थोड़ा सा लॉजिक है, इस लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है. कि देखिए, ये हमारा अर्थ जो होता है या फिर कोई प्लैनेट होता है वो सन के एलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है, लेकिन हमारा जो सन होता है ना वो सेंटर में मौजूद नहीं होता, वो थोड़ा साइडवेज, थोड़ा किनारे में मौजूद होता है. तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी अर्थ या प्लैनेट या कोई भी चीज मूव कर रहा होता है सन में, वो इस समय मान लिया ये टाइम टी है और ये टाइम भी टी ही होगा. ओके, बोथ द टाइम्स आर सेम. लेकिन आप देखिएगा तो आप बोलिएगा ये एरिया ज्यादा, ये एरिया कम है. नहीं, ऐसा नहीं. ये एरिया इस एरिया के बराबर होता है. क्यों? हमें ये पता होता है केपलर लॉ के एरिया के मुताबिक ये होता है कि जो एरियल वेलोसिटी जो होती है हमारे प्लैनेट की या किसी सैटेलाइट की सन के चारों ओर, यानी कि इस पे जो ये वेलोसिटी लग रहा होगा, ये अगर हमारा प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है तो अगर इस पे जो वेलोसिटी इस तरफ लग रहा होगा, ये वी वेलोसिटी से जो नीचे आ रहा होगा, तो यहां पर ये वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा और यहां पर होगा कम. कारण क्या है? यहां पर जब ज्यादा होगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 10 सेकेंड्स है, ओके, सिंपली अगर एग्जांपल समझना तो बहुत सारी सुना सकते हैं ऐसे. तो अगर 10 सेकेंड्स है हमारे पास और 10 सेकेंड्स में इसके पास बहुत कम रेडियस वाला एरिया है, तो अगर 10 सेकेंड्स में ये वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो 10 सेकेंड्स के पास है स्वेप्ट करने के लिए, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा. 10 सेकेंड में मान लिया ये हमारा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है. तो इतना ही एरिया अगर इसको इधर कवर करना होगा तो टी ही टाइम में तो इसका वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि अगर ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो ये यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा एरिया स्वेप कर जाएगा. मान लेते हैं अगर इसका वेलोसिटी सेम ही रह गया तो ये इतने वेलोसिटी स्वेप कर जाएगा, जो कि एरिया वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं रह जाएगा. हमें ये करना है कि हमें सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वेप्ट करवाना है. सेम एरिया स्वेप्ट कराने का मतलब सेम एरिया चलना है. एरिया डिस्टेंस नहीं चलना, इस एरिया को चलना है हमें. यानी जो ये एरिया हमारे अंदर दिया हुआ है सर्किल के अंदर, इस सर्किल के अंदर जो एरिया चल रहा है उस पे चलना है. तो अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी तेज रहेगी और यहाँ पर स्लो रहेगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है. क्यों? अगर यहाँ पर तेज है तो यहाँ पर स्लो होना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस भी चला जाए तो ये इतना सारा एरिया कवर करता है, और यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस चलने के लिए करना पड़ेगा ताकि इतना एरिया कवर हो सके. सो इस बात को दिमाग में रखना है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है. एरियल वेलोसिटी मतलब दैट इज dA अपॉन dt. हियर A रिप्रेजेंट्स द एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इन टाइम t. ओके, तो अगर इतना टाइम t में अगर हमारा प्लैनेट चल रहा है A, तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा dA अपॉन dt, जो कि कांस्टेंट होता है, दैट इज L अपॉन 2m. L है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम होता है mvr. L होता है हमारा mvr. अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो vr अपॉन 2 da बाई dt इज इक्वल टू vr अपॉन 2 आ जाएगा. v यानी वेलोसिटी, r यानी रेडियस, जिस रेडियस पे चल रहा है. मान लेते हैं ये r है, ये r हो गया इस टाइम के लिए और ये r हो गया इस टाइम के लिए. ओके, तो ये अलग अलग r होगा इस टाइम इस प्लैनेट के लिए. ओके, तो सिंपल सा लॉजिक इसमें बस ये है कि सेम एरिया स्वेप्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर ज्यादा एरिया क्यों और यहाँ पर कम एरिया नहीं हो रहा. यहाँ पे दोनों एरिया बराबर है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कम है. सो हियर द थर्ड लॉ, और इस पे काफी सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे. दिस इज लॉ ऑफ पीरियड. ओके, तो हमें ज्यादा नहीं जानना इसमें, लेकिन फॉर सम नॉलेज आपको बता देता हूँ. दिस इज सन, दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ दैट प्लैनेट. दिस प्लैनेट पी का ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, और ये सन एक सेंटर पे मौजूद है, क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 सेंटर होते हैं, तो सन इज सिचुएटेड एट द 1 सेंटर. ओके, सन से जो सबसे कम डिस्टेंस है इस प्लैनेट का, अगर प्लैनेट यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस r1 होगा, दैट इज r1. ओके, इस r1 को हम लोग पेरिग्री कहते हैं, यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज नोन एज पेरिग्री. दिस इज r2 व्हेन द प्लैनेट इज फारदेस्ट अवे, यानी कि जब प्लैनेट सबसे दूर होता है तो जो डिस्टेंस होता है r2 वो हमें एपोजी होता है. दिस इज पेरिग्री, दिस इज एपोजी. ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को 2 भाग में बांट देना बीच से, तो जो ये
डिस्टेंस आएगा वो होगा a, ओके। और r2 माइनस a अगर करेंगे, अगर r2 से a माइनस कर दे तो c आता है, ओके। दिस इज अनदर थिंग। तो ये एक्स्ट्रा में था। हमें लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर टाइम पीरियड एक प्लैनेट को पूरी तरह से घूमने में टाइम पीरियड t है और उसका a अगर ये है, रेडियस जो है वो a है, तो हमारा जो टी स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो हमारे ए क्यूब से। तो यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 बाई 2 इंटू क्यूब, क्योंकि a इज इक्वल टू होता है r1 प्लस r2 अपॉन 2, सो इट्स क्यूब, ओके। दिस इज द लॉ। सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमने r1 इसका इतना है, r2 इतना है, तो बताइए उसका टाइम पीरियड कितने स्क्वायर होगा। अगर r1 को इतना बढ़ा दिया जाए या फिर a को इतना बढ़ा दिया जाए, a को इतना कम किया जाए, तो टाइम पीरियड कैसे आपका चेंज करेगा। हमें ज्यादातर इस चीज में रेशियो आता है, तो रेशियो में ज्यादातर चीज कट जाती है ऊपर नीचे होकर के, ठीक है। स्क्वायर भी चला आता है, क्यूब भी चला आता है, तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। सो हियर वी कैन सी दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में सिंपल सा बात है कि एक मास ऑफ सैटेलाइट, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दैट इज एस्केप वेलोसिटी से कम से भेजें, तो वो एक परफेक्ट ऑर्बिट में जाकर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने लगता है, ओके। इंटरेस्टिंग बात है, वो वापस गिरता नहीं है, लेकिन हाँ वो रिवॉल्व करने लगता है। तो रिवॉल्व करने लगता है, तो रिवॉल्व करता क्यों है? इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को पता है अभी इसका बराबर होता है m, क्यों? क्योंकि m सैटेलाइट का मास है, ये वाला m वो, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों इक्वल होना चाहिए। जब दोनों इक्वल होगा, जब इसको इक्वेट कीजिएगा तो v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर आएगा। इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमको मिलता है, आप गौर से देखिए, v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर कि ये जो r है ना, वो r सेंटर ऑफ अर्थ से है फ्रॉम द ऑर्बिट, ओके। यानी कि r जो है वो r प्लस h है, यानी कि रेडियस ऑफ r अर्थ प्लस h, जिस हाइट पर वो सरफेस से मास रिवॉल्व कर रहा होता है। हमें पता है कि इसके वेलोसिटी होता है रूट अंडर 2gm अपॉन आर ऑर्बिटल, और इसी को हम लोग 2gm अपॉन आर रूट अंडर को ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हैं। सो दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ओके। इसका मतलब अगर हम लोग किसी ऑर्बिटल, अगर कोई ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, ठीक है, और उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर मिनिमम होगा, मिनिमम होने का मतलब अगर उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है समथिंग vo, और उसको अगर हम लोग रूट 2 से इंक्रीज कर दें, कुछ भी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, अगर उसको रूट 2 से इंक्रीज कर दिया जाए तो एस्केप वेलोसिटी में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब हमें पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब हम लोग इसके वेलोसिटी 11.2 जानते हैं, जब 11.2 को जब रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग किसी ऑर्बिट में मूव कर रहे सैटेलाइट का, अगर हम लोग उसका एनर्जी जो होता है या फिर उसका जो वेलोसिटी जो होता है उसको अगर हम लोग बढ़ा दे रूट 2 टाइम्स या फिर 41% से, क्यों? क्योंकि रूट 2 का वैल्यू होता है 0.414, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 41.4%। से अगर इतना परसेंट से बढ़ा दिया जाए तो वो जो सैटेलाइट होगा वो स्केप कर जाएगा हमारे ऑर्बिट से, और वो आउटर यूनिवर्स में चला जाएगा, ओके। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल।